चलो, तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? ट्रांसक्रिप्शन था ना, है? ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब हमने आरएनए बना लिया। ठीक है, हमने प्रोकैरियोट्स में भी देख लिया था कि किस तरह बना जाता है आरएनए, और यूकैरियोट्स में ये देखा था कि टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो आरएनए पे इस तरह के सीक्वेंस पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब यू ए जी जी सी 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 यू ए, ठीक है, ए, मतलब कुछ इस तरह के सीक्वेंस पाए जाते हैं आरएनए पे। अब ये सीक्वेंस क्या होते हैं? टोटल नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? टोटल होते हैं, मतलब अगर आरएनए में देखो तो कितने मिलते हैं? 4 नाइट्रोजन बेस मिलते हैं। टोटल कितने? 4 नाइट्रोजन बेस मिलते हैं। अब ये नाइट्रोजन बेस अमीनो एसिड का कोड करते हैं। एमिनो एसिड का टाइप होता है लगभग 20। ठीक है, अब ये 4 नाइट्रोजन बेस, इनका कोड कैसे करेंगे? इन 20 का कोड किस तरह करेंगे? तो अगर एक नाइट्रोजन बेस एक का कोड करे तो 4 ही एमिनो एसिड कोड हो पाएंगे। अगर मैं दो का ग्रुप बना दूं तो दो का ग्रुप किस तरह बनेगा? मतलब 3 है ना, तो नाइट्रोजन बेस कितने हैं? 4 है ना नाइट्रोजन बेस। दो का ग्रुप बना दो तो 16 नाइट्रोजन बेस, मतलब 16 एमिनो एसिड के लिए कोड कर पाएंगे। लेकिन एमिनो एसिड कितने हैं? 20 है ना। अगर मैं 3 के कोड में पढ़ूं तो कितना आता है? 64। ठीक है, तो ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि एमिनो एसिड तो 20 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, लेकिन एमिनो एसिड 20 है। अगर दो के पेयर में भी होके कोड करे ना तो 16 को ही कोड कर पाएंगे, 4 फिर भी बच जाएंगे। ठीक है, तो एमिनो एसिड अगर 20 को कोड करना है तो हम 3 का ग्रुप बनेंगे तो 64 बनेंगे। लेकिन वो किस तरह बनेंगे, क्या क्या काम करेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं जेनेटिक कोड की, तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए, एमआरएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड, जो 3 के ग्रुप में होता है। ट्रिपलेट कोडोन, इसको हम ट्रिपलेट कोडोन बोलते हैं। जब 3 नाइट्रोजन बेस का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट होता है, वो 3 का ग्रुप होता है। कंटेन्स इंफॉर्मेशन, इन 3 के ग्रुप में इंफॉर्मेशन होती है, इन 3 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो एक 3 का ग्रुप, तो एक कोडोन है, कोडोन के पास इंफॉर्मेशन है कि हमें स्किन का कलर फेयर बनाना है, या कोई प्रोटीन बनाना है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो उस कोडोन के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब मैं बात करूं किसने प्रपोज किया था, तो ये जॉर्ज गैमो, ठीक है, साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो। तो उन्होंने क्या काम करा था? इसको प्रपोज किया था कोडोन को। डिस्कवर्ड किसने करा था? तो 3 साइंटिस्ट थे, एक तो नीरेनबर्ग, मैथे, ठीक है, और खोराना। ठीक है, खुराना। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था। हरगोविंद खुराना इनका पूरा नाम है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं खुराना की ही मैं बात करता हूं। तो इन्होंने टेम्पलेट फ्री आरएनए बनाया था। तो हमें पता है कि आरएनए कैसे बनता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, उनमें से एक टेम्पलेट का काम करता है, उस टेम्पलेट को देख के नया आरएनए बनाया जाता है। तो लेकिन इन्होंने क्या काम करा था? बिना टेम्पलेट के ही आरएनए बना दिया था, टेम्पलेट फ्री आरएनए बनाया था। और कहां पे बनाया था? लैब में। इन्होंने होमोपोलीमर भी बनाए थे और साथ में कोपोलीमर भी बनाए थे। होमोपोलीमर का मतलब एक जैसे नाइट्रोजन बेस सारे, जैसे मान लो यू 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 का एक सीक्वेंस। कोपोलीमर मतलब सारे आ जाए, ए यू जी ए सी। तो जब अलग अलग बनेंगे उनको कोपोलीमर, और एक जैसे बनेंगे तो होमोपोलीमर। तो उन्होंने बिना टेम्पलेट के ही आरएनए बनाया था लैब के अंदर, हरगोविंद खुराना ने। तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नीरेनबर्ग ने क्या काम करा था? इन्होंने आरएनए से प्रोटीन को बना दिया था। बाहरी आरएनए से किसको बना दिया था? प्रोटीन को बना दिया था। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने जब ये आरएनए बनाया था तो किसकी हेल्प से बनाया था? तो सेवेरो ओक्वा एंजाइम, इस एंजाइम की हेल्प से बनाया था। ठीक है, इस एंजाइम की हेल्प से बनाया था, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज भी बोलते हैं। मतलब फास्फोरस ग्रुप जोड़ता चला जाता है नाइट्रोजन बेस
ठीक है, शुगर में फॉस्फोरस ग्रुप जोड़ता चला जाता है। तो इस एंजाइम का नाम क्या होता है? सेवेरो ओक्वा एंजाइम। इस एंजाइम की हेल्प से हरगोविंद खुराना ने बिना टेम्पलेट के ही आरएनए बना दिया था लैब के अंदर, ठीक है, जबकि निरेनबर्ग ने आरएनए से क्या बना दिया था? प्रोटीन बना दिया था। ठीक है, तो इनकी दो कहानी यही लिखी हुई है। ठीक है, जॉर्ज गैमो ने ये कोडोन बताए थे जो 64 होते हैं। किसने बताए थे? जॉर्ज गैमो ने। ये बताया, इन्होंने बताया था कि 64 कोडोन होते हैं। ठीक है, अब उन 64 में एक कोडोन एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, अब इसकी कुछ कहानी है कोडोन की। अगर मैं कोडोन की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहला चीज तो ये कि ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब 3 होते हैं। ठीक है, एक कोडोन इज 3 न्यूक्लियोटाइड। तो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनता है? एक कोडोन बनता है। टोटल कितने? 64 कोडोन होता है। उनमें से 61 कोडोन 20 एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। कितने? 61। मतलब ये 61 कोडोन रीड करते हैं 20 एमिनो एसिड को, क्योंकि प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड पाया जाता है। एमिनो एसिड मिलकर ही तो प्रोटीन बनता है। बचे हुए 3, 64 में से 61 तो कोड कर रहे हैं एमिनो एसिड के लिए, लेकिन जो बचे हुए 3 कोडोन है उनको स्टॉप कोडोन बोला जाता है। वो किसी के लिए भी कोड नहीं करते हैं, वो प्रोसेस को रुकवाते हैं। तो रुकवाने के कारण उनको क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडोन बोलते हैं। टर्मिनेशन कोडोन भी बोलते हैं उनको, नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं। ठीक है, इनका नाम होता है UAG, UAA, UGA। तो याद रखने के लिए आज, आ, जा। ठीक है, आज आजा से याद रख लेंगे। तीनों के तीनों कौन से होते हैं? हमारे स्टॉप कोडोन होता है। क्वेश्चन आज PYQ आ चुका है। ठीक है, स्टॉप कोडोन कौन सा है? तो UAG, UAA, UGA। या तो आज आजा से याद रख लो, या युवा, युवाग, युगा, ऐसे करके याद रख लो। ठीक है, तो कुछ वो तुम्हारे ऊपर बात है, तुम कैसे याद रखना चाहोगे। उनमें से 3 तो स्टॉप कोडोन हो गए। 61 किसके लिए कोड कर रहे हैं? एमिनो एसिड के लिए। जब भी ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, जब भी प्रोटीन बनाने की प्रोसेस होगी, प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया होगी, तो वहां पे शुरुआत करने के लिए कोडोन होता है AUG। ठीक है, AUG जैसे मान लो खाना बना रहे हो, खाना बनाने के लिए पहले क्या लगानी पड़ती है? आग। ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या होता है? आग होता है जब स्टार्ट करती है, जब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो आग यानी AUG। AUG क्या होता है? स्टार्ट कोडोन होता है। ठीक है, एंड साथ में क्या काम करता है? ये कोड करता है एक एमिनो एसिड के लिए जिसका नाम क्या है? मिथ्योनिन। तो ये स्टार्ट कोडोन होने के साथ साथ मिथ्योनिन के लिए कोड भी करता है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट कोडोन भी है AUG, और कौन से एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है? मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, तो बताओ ये 2 बात समझ में आई क्या? इनकी कोडोन की ट्रिपलेट होते हैं, 61 कोड करते हैं एमिनो एसिड के लिए, 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, AUG स्टार्ट कोडोन होता है, साथ में मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है। फिर उसके बाद थर्ड आता है यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब क्या है? जैसे मान लो UUU है फॉर एग्जांपल, UUU हमारे अंदर फिनाइल एलेनिन एक एमिनो एसिड है, उसके लिए कोड कर रहा है। UUU फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है हमारे अंदर। यही काम वो बैक्टीरिया के अंदर कर रहा है, यही काम वो किसी मतलब मंकी के अंदर कर रहा है। मतलब यूनिवर्सल का मतलब है कि अगर UUU फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है ना, तो हर जगह यू किसके लिए कोड करता है? फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा, इसलिए यूनिवर्सल बोला गया उसको। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना यूनिवर्सल किंग, यूनिवर्सल बॉस। ठीक है, ये वर्ड यूज करते हैं, मतलब सबके लिए है वो। ठीक, किसी एक कंट्री के लिए नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे UUU फिनाइल एलेनिन के लिए अगर कोड कर रहा है तो हर जगह फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा। ठीक है, हालांकि ऑलमोस्ट यूनिवर्सल बोल सकते हैं इनको, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया और वायरस में कुछ होते हैं इस तरह के कोडोन, कुछ होते हैं इस तरह के कोडोन जो कुछ अलग के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्सेप्शन याद नहीं करना है इसमें, हमें यूनिवर्सल मान के चलना है इसको। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 4 क्या प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये डीजेनरेट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यानी कि एक एमिनो एसिड कोडेड बाय मैनी कोडोन्स। एक एमिनो एसिड कई कोडोन से कोड हो सकता है। ठीक है भाई, एक एमिनो एसिड मैनी कोडोन से कोड हो सकता है। जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे ल्यूसीन एक एमिनो एसिड है। ल्यूसीन क्या है? एक एमिनो एसिड है। तो ये UUA से भी कोड होता है, UUG से भी कोड होता है, CUC से भी कोड होता है। ठीक है, मतलब इसको ये भी कोड कर सकता है, ये भी, और भी होते हैं 2-3, लेकिन मैंने 3 याद रखने के लिए बता दिया। ठीक है, इनको याद नहीं करना है, लेकिन मैंने बता दिया कि एक एमिनो एसिड बहुत सारे कोडोन से कोड हो सकता है,
क्योंकि कोडोन ज्यादा है ना और एमिनो एसिड कम है, तो इसका मतलब ज्यादा कोडोन ज्यादा है ना, तो 3-4 कोडोन हो सकता है कि एक ही एमिनो एसिड के लिए कोड करते हो। ठीक है, अब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट बोलते हैं। फिर आता है अनएम्बिगस। अनएम्बिगस का मतलब क्या होता है कि एक कोडोन स्पेसिफाइज ओनली वन एमिनो एसिड। इसका मतलब क्या है, एक कोडोन एक ही एमिनो एसिड, उसका उल्टा है, मतलब एक कोडोन है इस बार, मान लो AUG है, AUG मिथ्योनिन के लिए ही कोड करेगा, ये नहीं कि वो ल्यूसीन के लिए कोड कर रहा और 3-4, क्योंकि एमिनो एसिड वैसे ही कम है, एमिनो एसिड तो वैसे ही कम है, तो एमिनो एसिड राजा है क्योंकि वे 20 है, तो इसलिए एक ही रखेंगे वे। ठीक है, मतलब समझ रहे ना कि एक कोडोन जो है वो एक ही एमिनो एसिड को कोड कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक एमिनो एसिड एक कोड, मतलब वन कोडोन स्पेसिफाइज ओनली वन एमिनो एसिड। जैसे मान लो AUG है, वो मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है, तो मिथ्योनिन के लिए करेगा, ल्यूसीन के लिए नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एमिनो एसिड बहुत सारों से कोड हो जाए, दोनों वर्ड सही है। फिर ये कोडोन जो होते हैं वो कोमा लेस होते हैं, यानी कि बीच में कोमा लगा हुआ हो यहाँ पे। ठीक है, तो कोमा लेस होते हैं। फिर नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। जैसे मान लो 3 की रीडिंग है, अब ये नहीं कि ये जी अगली बार रीडिंग में ये जी इनके साथ रीड हो जाएगा ना, एक बार 3 रीड होगी फिर अगला वाला टर्म आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। फिर इंसर्शन और डिलीशन, 1 और 2 बेसिस चेंज द रीडिंग फ्रेम। ये बोला कि अगर मैं बीच में 1-2 घुसा दूं, इंसर्ट कर दूं, जैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में मैंने बताया था, मान लो मैंने यहाँ पे A डाल दिया, सबकी रीडिंग चेंज हो जाएगी, ये 3-3 का ग्रुप बनाना है, या एक डिलीट कर दो तब भी हो जाएगी, एक या दो, एक भी ऐड करूँ, 2 भी ऐड करूँ, जब भी हो जाएगा। लेकिन अगर 3 ऐड करूँ ना, 3 में नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए मैंने लिख रखा कि इंसर्शन यानी किसी को डालना इसमें, और डिलीशन मतलब हटाना 1 या 2 बेसिस को, चेंज द रीडिंग फ्रेम। ठीक है, उससे म्यूटेशन होता है जिसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं, यानी फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन। अगर इंसर्ट करोगे तो फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन होगा और डिलीट करोगे तो फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होगा। तो ये सारी कहानी थी, ये कोडोन की एक टेबल उसमें दे रखी है NCERT में, चाहो तो उसको याद कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इस पर आया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये 64 दिखा रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद हाँ इसमें बता रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल फिनाइल एलेनिन, देखो जैसे UU है, ये ना, ये फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है, UUC भी फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी बताया था मैंने तो। ओके, अब आता है ट्रांसलेशन। अब प्रोसेस स्टार्ट होती है किसकी, ट्रांसलेशन की। समझो, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि mRNA से क्या बनाया जा रहा है, प्रोटीन बनाया जा रहा है। mRNA से क्या बनाया जा रहा है, प्रोटीन बनाया जा रहा है। इसी को तो ट्रांसलेशन बोलते हैं, क्योंकि हमने ट्रांसक्रिप्शन में DNA से RNA बनाया था, RNA से प्रोटीन, मेन काम ही हमारा प्रोटीन बनाना है। रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी, तो सबसे पहले तो होगी tRNA की रिक्वायरमेंट, फिर mRNA की और एक राइबोसोम की। इन 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पहले हम बात करते हैं tRNA की। tRNA को हम एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, tRNA को हम सोल्यूबल भी बोलते हैं। 2D अगर इसकी इमेज देखो तो वो क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देता है, लॉन्ग बोलते हैं शायद, लॉन्ग होती है ना, दांत के नीचे दबाते हैं, लॉन्ग ही तो बोलते हैं इसको। हाँ, तो क्लोवर की लीफ की तरह दिखाई देता है। उसके बाद 3D इसकी, अगर मैं 3D में देखूं तो 3D में इन्वर्टेड L की तरह दिखाई देता है, उल्टे L की तरह। ठीक है, ये सारे पॉइंट आए हुए हैं। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके 3' पर, वेरी इंपॉर्टेंट, 3' एंड पर क्या जुड़ा होता है, एमिनो एसिड जुड़ता है आगे। ये बोले ना कि एमिनो एसिड कहाँ जुड़ता है, tRNA के 3' एंड पर। ठीक है, और इसके नीचे की तरफ एंटीकोडोन होता है। ठीक है, एंटीकोडोन मतलब mRNA जो होगा, mRNA पे जो भी हमारा सीक्वेंस लगा हुआ है कोडोन का, उसके अपोजिट यहाँ पे एंटीकोडोन होंगे। कैसे जुड़ते हैं अभी मैं बताता हूँ, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, mRNA होगा, राइबोसोम होगा। राइबोसोम भी 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70S मिलते हैं और यूकैरियोट्स में कितने मिलते हैं, 80S मिलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो स्टेप क्या है ट्रांसलेशन के, वो देखना है। पहला क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। सबसे पहले तो मुझे क्या करना, एमिनो एसिड का एक्टिवेशन, प्रोटीन बनाना है ना हमारा काम। तो प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड से। अब एमिनो एसिड का एक्टिवेशन करना, मुझे एक्टिव करना है एमिनो एसिड को, तो क्या काम करेंगे, एमिनो एसिड एक्टिव करने के लिए ATP,
और एक एंजाइम की हेल्प लगेगी जिसको हम बोलते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एक एंजाइम है तो इसको एमिनो एसिड को एक्टिव कर देगा। यहाँ पे देखो एक्टिवेट हो चुका है एमिनो एसिड। जब एक्टिवेट हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एमिनो एसाइल। ठीक है, और जब ये टी यहाँ पे चल जाएगा मतलब ट्राई फॉस्फेट है ना, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा और प्लस का एंजाइम। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड जैसे ही एक्टिवेट हुआ, एमिनो एसिड जैसे ही एक्टिवेट हुआ, हमें तो प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनेगा कैसे वो देखना है। अब ये तो हमने एक्टिवेट करा है एमिनो एसिड को, अभी इस एमिनो एसिड की चेन बनानी है। जब एमिनो एसिड की चेन बन जाएगी तभी तो प्रोटीन बनता है। भाई प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन यही तो होता है। जब एमिनो एसिड लाइन से जुड़े हो, इसी को तो प्रोटीन बोलते हैं। भाई प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड की चेन मिलती है, तो हमने एमिनो एसिड को एक्टिवेट करा है यहाँ पे अभी। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, चार्जिंग करेंगे टीआरएनए की। चार्जिंग है एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए का देखो इस तरह का डायग्राम जो दे रखा है, समझो उस डायग्राम को। एक इसका 5' एंड है और एक 3'। हमेशा एमिनो एसिड कहाँ जोड़ता है, 3' एंड पर। तो 3' पे मैंने जोड़ दिया। इसकी जहां पे 3' एंड है वहां पे टी आर्म होती है और दूसरी तरफ डी आर्म होती है, जिसको डीएचई लूप भी बोलते हैं, और नीचे की तरफ एंटीकोडोन होता है इसके। ठीक है, अब समझ में आती है तुम्हारी पूरी प्रोसेस, समझो। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टेप्स। अब प्रोटीन को बनाना है, अब देखना है। एमआरएनए कुछ इस तरह निकल के आया था हमारा ट्रांसलेशन। अब हमें पता है इसमें कोड लगे हुए हैं बहुत सारे नाइट्रोजन बेस है, 3 का ग्रुप है तो कोडोन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब सबसे पहले मान लो 5' से 3' है, ये 5' से 3' ये रहा एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए दिखाया गया है तुम्हें। इस एमआरएनए पे कोड है बहुत सारे। सबसे पहले क्या होता है, स्मॉल यूनिट राइबोसोम की। 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, टीआरएनए की, राइबोसोम की और एमआरएनए की। अभी बताया मैंने तुम्हें। सबसे पहले छोटी वाली यूनिट आती है आरआरएनए की। छोटी वाली यूनिट कौन सी, 30S। 2 यूनिट होती है, ठीक है, 30 और 50। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी वाली यूनिट आती है राइबोसोम की, जिसको 30S राइबोसोम बोलते हैं। ये आके जुड़ती है, बताओ जुड़ गई क्या, पहले जुड़ गई ना। अब उसके बाद क्या होता है, यहां पर एमिनो एसिड, वो यहाँ पर टीआरएनए आता है। टीआरएनए को मैंने बेस बना दिया। अब बार बार वो उतना बड़ा स्ट्रक्चर तो मैं बनाऊंगा नहीं, तुम्हें पता है नीचे की तरफ एंटीकोडॉन होता है, पता है। मान लो शुरुआत कैसे होती है ट्रांसलेशन की, मैंने बताया था अभी। स्टार्ट कोडॉन कौन से होते हैं, एयूजी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एयूजी लिख रखा है। तो एयूजी आया तो इसके उल्टे वाले कोडॉन कौन होंगे, एंटी कोडॉन कौन होंगे। ए का उल्टा यू, यू के सामने ए, जी के सामने सी। तो सबसे पहले ये आया। और हमेशा टीआरएनए पे बताओ एक एमिनो एसिड लगा हुआ है। जब एक्टिवेशन करा था मैंने तो एमिनो एसिड 1 लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, इस साइड को बोलते हैं पी साइड। क्या बोलते हैं, पी साइड बोलते हैं। इसके साइड में होती है ए साइड, जिस पर अगला कोडॉन होता है। ठीक है, मान लो अगला कोडॉन है AGU। ठीक है, अब जब ये इस पे जुड़ जाता है टीआरएनए, यहाँ पर आगे बड़ी यूनिट भी लग जाती है इसकी, जिसको 50S बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम की 2 यूनिट होती है 30-50। ठीक है, जिसको लार्ज यूनिट ऑफ आरआरएनए बोलते हैं। अब इसको मैंने 3 साइट में बांट दिया। बाद वाली तो ई साइट होगी, ये वाली पी साइट और ये वाली ए साइट होगी। ठीक है, अब इनिशिएशन हो चुकी। इनिशिएशन में क्या हुआ था, एमआरएनए तो छोटी यूनिट जुड़ी। छोटी यूनिट जुड़ने के बाद जो इसके सीक्वेंस थे एमआरएनए पे जो सीक्वेंस थे ना नाइट्रोजन बेस के, यानी कोडॉन जो लगे हुए थे, अब उसका अपोजिट वाला क्या आएगा, अपोजिट वाला क्या चीज आएगी, टीआरएनए आएगा ना अपोजिट वाला, एंटीकोडॉन लेके, साथ में अमीनो एसिड भी लेकर आएगा। अब ये लेकर आया। ठीक है, अब क्या हुआ, इलोंगेशन कराना है। अब हमें पता है थोड़ी सी प्रोसेस जब ये आगे बढ़ी है, राइबोसोम की यूनिट आगे खिसकती जाती है। तो आगे खिसकी तो हमें पता है कि यहाँ पे ये तो पहले लगा हुआ था AUG। अब यहाँ पे दूसरा भी आया अमीनो एसिड, देखो AA2 लिख दिया मैंने अंदर। अब ये भी एंटीकोडॉन लेके आया, A का उल्टा U, G का उल्टा C, U का उल्टा A। ठीक है, अब इन दोनों एमिनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जिसको बोलेंगे हम पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये बन चुका है इन दोनों के बीच। ठीक है, हमें पता है ये कौन सी साइट है भाई, एक पी साइट है, इधर वाली ई साइट है, उधर वाली ए साइट है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही ये बनता है, ये बॉन्ड बन जाता है, तो इसका एमिनो एसिड का इस वाले टीआरएनए से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और टीआरएनए बाहर निकल के आ जाता है। अपना काम कर दिया उसने भाई, इसको एमिनो एसिड से जोड़ दिया। अब वो बाहर टीआरएनए बाहर निकल के आ जाएगा अपना। अब ये प्रोसेस आगे खिसक जाएगी। अब AUG तो आ गया। ठीक है, इस वाले एमिनो एसिड पे 2 एमिनो एसिड आ गए, एमिनो एसिड 1 और एमिनो एसिड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका। अब तीसरा एमिनो एसिड तैयार है। अगला वाला कोडॉन क्या है, U U U।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, उल्टा यही होगा ना इसका। अब ये इसके पास आएगा, जब ये इसके पास आएगा तो हमें पता है कि 2 एमिनो एसिड तो बन चुके, तो ये तीसरे वाले के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा, आरएनए फ्री हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस चलती जाएगी। टर्मिनेशन करवाना है हमें, तो टर्मिनेशन कराने के लिए या तो UAA हो, आज आ जा, इनमें से कोई सा एक होगा रोकने के लिए। तो देखो UAA है, ठीक है, रोकने के लिए मैंने लगा दिया। इस तरह से चैन बनती चली जाएगी। जब सारी प्रोसेस हमने जितनी लंबी चैन बनानी है प्रोटीन की बना ली हमने, बनाने के बाद सारी चीजें अलग हो जाएगी। mRNA अपना अलग हो जाएगा, बड़ी यूनिट अपनी अलग हो जाएगी, छोटी यूनिट अलग हो जाएगी, tRNA अपना फ्री हो जाएगा, और एमिनो एसिड यानी प्रोटीन बन के क्या हो जाएगा हमारा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सारी प्रोसेस किसकी थी, ट्रांसलेशन की। तो हमने क्या बना लिया, प्रोटीन बना लिया। ठीक है, अगली जो क्लास होगी उसमें क्या पढ़ेंगे हम, रेगुलेशन कैसे होता है जीन का। ठीक है, तो इसको रोक दे वीडियो को, अगली क्लास में जी